मैं अमदास पलांगे सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 10वां इकाई, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग हेलो एरिन्स के बारे में परिचय किए थे, उसका नामकरण कैसे करते हैं, बनाने कैसे हैं, उसके रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है। उसके और कुछ बचा हुआ है रासायनिक गुण, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हम लोग थोड़ा सा बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही हमारा होता क्या है, किसे कहते हैं, ये हम लोग क्या कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है। और मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब होता है वे अभिकर्मक जिनको इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, लगाव होता है। वैसे अभिकर्मक को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और इसको जनरली E+ से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं भाई, E+ से इसको दर्शाया जाता है। मतलब इसके पास प्लस चार्ज वाला रहेगा, वही क्या करेगा, माइनस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसके तरफ आकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जितने भी होते हैं वो आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन चाहने वाले होते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग अभिक्रियाएँ देखने वाले हैं। मैं आपको पहले भी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है वो बेंजीन वाले जो समूह हैं या बेंजीन वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वही आपका क्या करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और ये भी आपको बताया था कि जो आर्थो पोजीशन होता है और ये जो पैरा पोजीशन होता है, ये भी तो आर्थो ही है, तो दोनों का ही बात कर रहे हैं। तो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, ज़रूरत रहता है, वो जा कर के आपका कहाँ जुड़ता है, आपका ये वाला आर्थो पोजीशन पर, और पैरा पोजीशन पर जाके क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। और जुड़ करके आपका क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये हम लोग जितना भी इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो भी अभिक्रिया देखने वाले हैं वो उसी टाइप का होगा। एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक हमारा कौन सा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर जाके क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। एक इस प्रकार से यौगिक बनाएगा और इसी टाइप का एक और यौगिक आपका एक्स हो जाएगा एक्स। तो इस प्रकार से यौगिक आपको जितने भी अभिक्रिया है उसमें देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर और एक यहाँ पर ही देखने को क्या होगा, आपका मिलेगा। तो इसको हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसमें जितना भी अभिक्रिया होगा अभी ऐसी अभिक्रिया होगा। और इसमें पहला अभिक्रिया जो दिया गया है वो दिया है आपका हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। तो कैसे करते हैं हम लोग, एक हैलोजन पहले तो क्लोरो या हैलो जो भी लिखना है रख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं। और जब इसको क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन दो भागों में टूटता है भाई, इस प्रकार से Cl और Cl। क्योंकि जानते हैं क्लोरीन जो होता है उसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्लोरीन के और अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। वो इस प्रकार से साझा करता है और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब ये अलग होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों में से कोई एक क्लोरीन अगर क्या करता है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। और जिस क्लोरीन के पास कुछ नहीं बचता उसमें प्लस चार्ज आता है। इसे बिस्मास विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिस्मास विदलन कहते हैं। तो यहाँ पर बिस्मास विदलन होता है तो एक में क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, एक में आ जाता है प्लस चार्ज। और आप जानते हैं कि प्लस चार्ज वाला ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पर अटैक करता है, इसके आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो ये दो प्रकार के कंपाउंड क्या करता है, आपको देता है। तो एक पहला ये तो Cl रहता ही है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक Cl जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस वाला है वो कहाँ पर जुड़ता है, एक आर्थो पोजीशन पर, और एक कहाँ पर जुड़ सकता है, हमारा पैरा पोजीशन पर। तो इस स्थिति से दो स्थिति आपको इस प्रकार से क्या होता है, बनता है। ये दोनों एक ही हैं। एक हमारा क्या होता है 80% प्रोडक्ट बनाता है और एक हमारा जो है 20% प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए अलग अलग लिखते हैं। इसको बोलते हैं हमारा आर्थो डाइक्लोरो, है ना, बेंजीन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा मेन समूह है तो ये आर्थो होगा और इसका ये क्या हो जाएगा, आपका पैरा हो जाएगा। तो आर्थो है और क्लोरीन 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो। और 2 बार है तो क्या बोलते हैं, डाई, और ये क्लोरो हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, आपका बेंजीन। तो नाम क्या हो जाता है, आर्थो डाइक्लोरो। और इसको हम लोग बोलते हैं पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। पैरा डाइक्लोरो क्या होता है, हमारा बेंजीन।
तो इसका नाम हो जाता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। और ऐसा आपका क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्योंकि जहाँ पर जुड़ता है वहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है, रिप्लेस करता है, चाहे पैरा पर जुड़े चाहे आर्थो पर जुड़े, तो वो दूसरा हमारा जो एज बचा रहता है उसके साथ क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। जिसमें देख रहे हो हैलोजन क्या कर रहा है, आपका जुड़ रहा है। और ये आपका 20% बनता है, ये 80% बनता है, दोनों मिला के 100% होता है। तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं भाई। माइनर प्रोडक्ट मतलब आंशिक उत्पाद बोल सकते हैं। और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है मुख्य उत्पाद, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया हैलोजनीकरण। और जितने भी इसके अंतर्गत अभिक्रिया देखने वाले हैं वो इसी टाइप का क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। इसका आईपीसी करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1,2 डाइक्लोरो लिखेंगे, है ना, क्योंकि 1 पोजीशन पर रहेगा और ये 2 पोजीशन पर, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर बोलेंगे तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से आईपीसी नेम लिख सकते हैं। तो पहला वाला ख़त्म हो गया। दूसरा नाइट्रीकरण है हमारा। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। तो किसके साथ क्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल को, तो भाई हम लोग हैलोएरिन पढ़ रहे हैं तो उसी को लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मान लो हम लोग क्लोरीन फिर से ले लिए और इसका नाम होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। ये हमारा जानते हो एक हैलोएरिन से है बेंजीन, तो हम लोग किसके पास चलते हैं, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3 और ये हमारा उपस्थिति में होता है कंसनट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसके उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं। जब भी नाइट्रिक अम्ल टूटता है पहले OH और किस में टूटता है, NO2 में टूटता है। और ये जो H और OH जो होता है और NO2 होता है, इसमें से आपका OH क्या होता है, माइनस चार्ज वाला होता है और NO2 जो होता है वो प्लस चार्ज वाला होता है। और आप जानते हो कि प्लस चार्ज वाला ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जो कहाँ पर जुड़ता है, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ता है। और वहाँ पर क्यों जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है उसको वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। इसलिए जुड़ने वाला समूह या तो आपका आर्थो पोजीशन पर, नहीं तो आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इस तरीक़ा से इसका एक क्या हो जाता है, आपका यौगिक बन जाता है, जैसे आपका दिख रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी स्थिति में क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा आर्थो हो जाता है ना, आर्थो क्लोरो, है ना। और ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, हमारा आर्थो क्लोरो, फिर क्या हो जाता है नाइट्रो, और इसका नाम क्या हो जाता है बेंजीन। और इसमें बोलेंगे तो क्या हो जाता है, इसकी स्थिति में ये हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम पैरा क्लोरो, है ना, नाइट्रो, और ये क्या होता है, हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका नाइट्रीकरण कहलाता है। ये सब क्वेश्चन करता है नाइट्रीकरण क्या होता है। तो जब हम क्या करते हैं, हैलोएरिन्स को नाइट्रिक अम्ल के साथ, इसका नाम क्या है भाई, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना, नाइट्रिक अम्ल। तो जब हम क्या करते हैं हेलो एल्केन को नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमको आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है, एक प्रकार से मिक्सर प्राप्त होता है, जिसमें से आपका पैरा वाला जो होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, मतलब 80% बनता है इसका, और ये हमारा 20% बनता है ना। ये आंशिक उत्पाद बोलते हैं भाई इसको। आंशिक उत्पाद मतलब जो कम मात्रा में बनता है और ये क्या होता है, आपका मुख्य उत्पाद जो क्या होता है, आपका ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो इस तरीक़े से कर सकते हैं। अब देखो जहाँ से जुड़ रहा है वहाँ से एक H बाहर निकलता है, तो ये जो H होता है वो इसके साथ OH के साथ किसके रूप में, H2O के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। और ये जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन है सब में आने वाला है। तो यही होता है, खाली ये जो समूह होता है ऊपर का यही क्या रहता है, आपका चेंज रहता है, बाकी सेम टू सेम रहता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है भाई। आगे है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। ये हमारा क्या होता है, H2SO4 के साथ क्रिया बोल रहा है किसका, तो फिर से वही लेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन को ही लेते हैं। आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि क्लोरीन ही लेना कोई ज़रूरी है ना, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट हम क्लोरीन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, फिर से क्लोरीन, और नाम तो आप जान ही गए होंगे, है ना, क्लोरोबेंजीन। आईपीसी नाम में क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है आपका,
H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल दो तरीक़ा से टूटता है, एक तो हमारा टूटता है OH और ये होता है HSO3, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं उल्टा बोल रहे हैं हम लोग। ये हमारा क्या होता है प्लस और ये होता है आपका माइनस, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है माइनस होता है और ये प्लस होता है। आपको पता है प्लस वाला मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कहाँ पर जुड़ेगा, वो बेंजीन के आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। एक चीज़ याद रखेंगे, क्लोरीन को डिस्टर्ब नहीं करता है, आ करके यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है SO3H के रूप में, और प्लस एक और पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ता है और वो होता है आपका यहाँ पर Cl, और ये हो जाता है SO3 आपका H के रूप में यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ पर H को क्यों नहीं सामने कर रहे हैं, तो रियल में क्या होता है हमारा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से करें और एक में हम लोग OH कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है OH हो जाता है, तो इसकी बैलेंसी जो है कम रहता है ना, 5 रहता है, 6 रहता है तो 2 5 हो चुका है, इसलिए जुड़ने वाला समूह किससे जुड़ेगा, बेंजीन से जुड़ता है, इसलिए हम लोग जो है सल्फर को पहले आगे करते हैं ना। तो इस तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं। इसका नाम होता है, ये बढ़िया वाला मुख्य वाला समूह होता है, तो यौगिक जो है इसको वरीयता के आधार पर बोलते हैं, इसको हम लोग आर्थो बोलते हैं, और ये क्या होता है पैरा होता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका, या तो 2 कह सकते हैं या आर्थो बोल सकते हैं। तो आर्थो क्लोरो, उसके बाद क्या होता है बेंजीन को पहले लिखते हैं, और SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फो है ना, निक एसिड बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो, पैरा पोजीशन में क्लोरो है क्योंकि उसके वरीयता कम होता है, पैरा क्लोरो। फिर हम क्या लिखेंगे, बेंजीन, और उसके बाद लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको बना सकते हैं। यही हमारा कौन सा कहलाता है, हमारा सल्फ्यूरीकरण कहलाता है, सल्फोनीकरण कहलाता है। तो हमने किसके साथ क्रिया कराया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को या हेलोएरिन को क्रिया कराते हैं तो ये हमको क्या होता है, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक बोलता हूँ, सल्फोनिक अम्ल, और ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका जो है सल्फोनीकरण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एक क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, आता ही है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 भाग दिया है, AB एल्कलीकरण बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एल्कलीकरण मतलब इसमें एक एल्किल समूह उपस्थित होता है, ठीक है। तो एल्कलीकरण के लिए हम क्या करते हैं, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन सबसे पहले तो, और फिर Cl लगा देते हैं, और नाम तो फिर आप जान ही रहे हैं, बार बार उसी को ले रहे हैं। तो क्लोरो क्या लिखते हैं हम लोग, बेंजीन को लिख देते हैं, और इसको एल्कलीकरण मतलब एक एल्किल समूह वाला यौगिक लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या, मेथिल क्लोराइड। कौन सा, मेथिल क्लोराइड, इसको आप जानते हैं, नाम क्या होता है इसका, CH3 को बोलते हैं मेथाइल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको जब क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, कैसे होता है, ये यहाँ से टूटता है, क्लोरीन माइनस वाला होता है और एक ऐसा होता है आपका प्लस वाला होता है। तो आपको जानते हो प्लस वाला कहाँ पर जुड़ता है, तो प्लस वाला आप लिख सकते हैं, प्लस वाला आपका आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जाके क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो ये हमने लिया ये ऐसा करके, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, Cl हो गया, और ये क्या होता है CH3 आर्थो पोजीशन पर, और एक और ले सकते हैं यहाँ पर, वो होता है हमारा Cl, और एक कौन सा हो जाता है, पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, तो क्लोरीन जो होता है ये हमारा क्या हो जाता है, आर्थो पोजीशन, और एक क्लोरीन पैरा पोजीशन। तो इसका नाम क्या हो जाता है, आर्थो नंबर में क्लोरीन है तो आर्थो क्लोरो, और ये जो बच जाता है उतना को टालविन बोलते हैं, तो टालविन, इसका नाम आर्थो क्लोरो टालविन, और इसको बोलते हैं पैरा क्लोरो टालविन, टालुविन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। जब हेलोएरिन्स को या क्लोरोबेंजीन को
मेथिल क्लोराइड के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्या करते हैं हम लोग क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमको क्या होता है ऑर्थोक्लोरोटाल्विन या पैराक्लोरोटाल्विन क्या होता है प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि जहाँ से जुड़ता है एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये एच के साथ मतलब Cl क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो यही होता है हमारा एल्कलीकरण या एल्कलीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एसिटिलीकरण। इसमें हमारा एसिटिलीकरण में क्या होता है, एक हमारा क्रियात्मक समूह होता है हमारा COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अगर CH3 इसमें जोड़ दिया जाए तो एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। ये हमारा है ना ऑयल क्लोराइड का फार्मूला होता है जो एक क्रियात्मक समूह होता है। तो उसी के साथ इसको क्या करना है, आपको क्रिया कराना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिए, पहले फिर से बेंजीन ले लिए और ये हमने फिर से क्या ले लिए, Cl ले लिए। तो इसका नाम क्या होता है क्लोरो और इसका नाम होता है आपका बेंजीन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं CH3 और ये C डबल बांड O और ये होता है Cl। ये हमारा क्या होता है, एक हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है C डबल OH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये जो एसिटिक एसिड होता है अगर इसमें से OH के जगह अगर क्या हो जाता है आपका CH3COCl जुड़ जाता है, यही आपका क्या होता है ऑयल क्लोराइड होता है। मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक क्या होता है आपका ये व्युत्पन्न होता है बोल सकते हैं, मतलब उसी के जैसा होता है, ये एसिटिल क्लोराइड होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस तोड़ते हैं तो क्या होता है हमारा, ये जो क्लोरीन होता है माइनस वाला होता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर ले खींच तो माइनस, तो कार्बन बेचारा कौन आ जाएगा प्लस। अब प्लस वाला को ही तो आपको पता है जोड़ना है, कहाँ पर जोड़ना है आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा हो गया Cl है ना, और ये आपका क्या हो जाता है, देखो C है तो C डबल बांड O कर देते हैं और CH3 इतना ही है। देखो C के साथ डबल बांड है और ये CH3 जुड़ा है और कार्बन इस आर्थो पोजीशन पर क्या हो जाता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और एक और स्थिति इसी में क्या होता है आपका निर्मित होता है इस प्रकार से, ये Cl और यहाँ पर जो होता है ये Cl डबल बांड O और इधर कर देते हैं CH3। तो इस प्रकार से आपका यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है और पुनः एक HCl क्या हो जाता है आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, इसका नाम होता है आर्थो में है, ये हमारा पैरा में है तो नाम क्या हो जाएगा आर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन बोलते हैं। इतना को कीटोन है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको एसीटोफिनोन के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम होता है आर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन और इसको बोलेंगे पैराक्लोरो एसीटोफिनोन, है ना, पैराक्लोरो एसीटोफिनोन कहा जाता है ना। ये पैरा नंबर में है तो पैराक्लोरो हो गया। और इतना को जो क्लोरीन को हटा दो तो जो बचता है वो कीटोन होता है। रियल में क्या होता है मेथिल फेनिल कीटोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसीटोफिनोन के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका कीटोन का फार्मूला क्या होता है भाई RCOR होता है, इसको कीटोन बोलते हैं। तो एक जगह क्या है हमारा मेथिल है, एक जगह क्या है CO और उसके बाद क्या है C6H5 है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं फेनिल, है ना, ये बोलते हैं कीटोन। तो अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो मेथिल फेनिल कीटोन होता है। तो रियल में इसका नाम ऑर्थोक्लोरो मेथिल फेनिल कीटोन बोल सकते हैं, बट मेथिल फेनिल कीटोन को एसीटोफिनोन के भी नाम से जानते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या लिखे हैं एसीटोफिनोन लिखे हैं। तो इस तरह से एसिटिलीकरण को भी हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है ना, शो कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपका आया है तो इसको आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, प्रदर्शित करना है, बताना है। तो ये हो गया आपका कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको आपको क्या करना है बढ़िया से क्या करना है पढ़ाई करना है भाई। तो इतना में आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है समाप्त होता है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से करेंगे। एक ही टाइप का आपका जितने भी हम पढ़े हैं एक ही टाइप का होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा जो है बात करते हैं DDT का बनना। तो वैसे DDT का बनना हम लोग आगे देखने वाले हैं और यहाँ पर हेलो एरिस के आपके बहुत सारे उपयोग हैं, है ना, जो आप क्या कर सकते हैं बुक से देख सकते हैं, उसको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको क्या करना है देखना है भाई, है ना। आगे है पॉलीहेलोजन यौगिक। कुछ पॉलीहेलोजन यौगिक हैं यहाँ पर। पॉलीहेलोजन यौगिक का मतलब होता है आपका
जिसमें बहुत सारे हैलोजन क्या हो उपस्थित हो, ऐसे यौगिक को हम लोग पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं, जिसमें एक से अधिक हैलोजन उपस्थित हो। जैसे अगर हम क्या करते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है हमारा, देखो क्लोरीन जो है 3 बार है, तो ये हमारा पॉलीहैलोजन क्या है हमारा यौगिक है, क्योंकि उसमें एक से अधिक क्या होते हैं हमारे हैलोजन होते हैं। ठीक है, तो वैसे यौगिक कुछ कुछ देखते जाएंगे जो आपको पेपर के लिए क्या कर सकता है, आपको पूछ सकता है। तो देखते चलते हैं, ये सिंपल है ना, आपको ज़्यादा चर्चा नहीं है, बाकी तो बुक में है, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। डाइक्लोरोमेथेन, जिसको मेथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है आपका CH2 और Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये बनता कैसा है, अगर हम बनाने की थोड़ा सा बात करें, बनाने की विधि की बात करें, तो बनाने की विधि में टेंशन ही नहीं है ज़्यादा। आपका बनाने की विधि में क्या बोल सकते हैं, CH4 लेते हैं और CH4 को क्लोरीन के साथ क्रिया करा देते हैं। कितना क्लोरीन, तो 2 बार लेना पड़ेगा इसको कितना लेना पड़ेगा, 2 बार लेते हैं और इस क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, और इस तरीक़ा से 2HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है CH2 और ये Cl2, क्योंकि 4 हाइड्रोजन था, 2 क्लोरीन गया, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, इसको मेथेन बोलते हैं, या इसको मेथिलीन क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। तो डाइक्लोरो क्या हो गया आपका, ये मेथेन की बात हो गया। तो बनाने की विधि हो गया, और इसमें कुछ ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, यही है हमारा डाइक्लोरोमेथेन। और इसका अगर हम जो है दुष्प्रभाव देखें, तो आपके बुक में दिया है, आप क्या कर सकते हैं, दुष्प्रभाव को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उपयोग देख सकते हैं। वैसे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है भाई, केंद्रीय तंत्रिका है ना, तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, तंत्र को प्रभावित करता है। कौन, ये जो आपका डाइक्लोरोमेथेन होता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और आपके बुक में दिया है, आप क्या कर सकते हैं, बाकी को वहाँ पर से पढ़ सकते हैं, है ना, इसका दिक्कत नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म की ओर। ये आपसे क्वेश्चन करता है क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लोग क्लोरोमेथेन बोलते हैं, जिसका सामान्य फार्मूला CHCl3 होता है, इसे हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। और ये आपका सूंघ लेने से क्या हो जाता है, आदमी जो है कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, वही बात है, यही क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं लैब में, सबसे पहले उसी को हम लोग देख देते हैं। तो पहला इसको बनाने की जो विधि है, बनाने की विधि, क्या बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको बनाने की विधि। तो इसके लिए हम लोग क्लोरल हाइड्रेट देखते हैं और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आसवन करते हैं। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, एक होता है CHO ऐसा, इसको बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड की बात करें तो एसिटैल्डिहाइड हम आगे पढ़ेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन को, ये दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, जिसे आप अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो यदि उन तीनों हाइड्रोजन को अगर 3 क्लोरीन क्या करता है, रिप्लेस करके जुड़ जाता है, तो कुछ इस टाइप का क्या होता है, आपका स्थिति निर्मित होता है। क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस कर दिया मतलब 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाता है, यही आपका क्या होता है, क्लोरल। ये क्या होता है, क्लोरल होता है। तो इस क्लोरल को हमको लेना है, ये हो जाता है CCl3, और ये क्या होता है आपका CHO। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया CCl3, और ये हमारा क्या होता है CHO। और इसको अगर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जेली विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें आपको साथ में कुछ पानी का भी मॉलिक्यूल्स इसमें रहता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं H2O। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो हमको पता है क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो उसको बना ही दो। तो ये CH3Cl3 बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। जैसे ही हम उसको मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। ये आपका इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बन गया। और क्या बनता है हमारा, HCOO प्राप्त होता है, और एक क्या होता है, H2O प्राप्त होता है। इसको सोडियम फार्मेट बोलते हैं। इतना जो होता है, COOH को बोलते हैं फार्मिक अम्ल। बट एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाए और COO बचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फार्मेट बोलते हैं। और Na को बोलते हैं सोडियम, तो नाम क्या हो जाता है, सोडियम फार्मेट। इतना को बोलते हैं फार्मेट। ये सब हम पढ़ेंगे, तो सोडियम फार्मेट। तो जब हम क्या करते हैं, क्लोरल लेते हैं
और क्लोरल को अगर हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देते हैं, आसवन कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो हमको क्या हो जाता है, यहाँ से आपका क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। साथ में सोडियम फास्फेट फार्मेट और पानी क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें आपको इस प्रकार से लेके चलना है, ये इस प्रकार से मिलाने से बनता है। क्लोरल लिए, क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ हमने घोल दिए, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हम जो है इसके ऑक्सीकरण की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर रासायनिक क्रिया भी होता है, तो भौतिक गुण को तो नहीं करते हैं, थोड़ा सा रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपका एक ही क्वेश्चन करता है आपका, वो है ऑक्सीकरण। कौन सा हमारा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो जब हम क्या करते हैं इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं, किसका, क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, ऑक्सीजन से साथ क्रिया कर लेता है। ये भी थोड़ा सा प्रकाश की उपस्थिति, जैसे हम सनलाइट बोल सकते हैं ना, सनलाइट की उपस्थिति में खास करके, है ना, सनलाइट जो होता है, सनलाइट जो होता है, इसको जैसे ही पड़ता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक हमारा गैस जिसको हम लोग बोलते हैं फास्जीन गैस। कौन सा गैस भाई, हमारा फास्जीन, COCl2 गैस बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस के नाम से जानते हैं। कौन सा, फास्जीन, या हम लोग लिख सकते हैं इसको फास्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस बोलते हैं। जहरीला गैस है फास्जीन जो गैस होता है ना। और साथ में क्या होता है हमारा, इसका मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं तभी का जा कर के बनता है। तो 3 दूनी 6 और ये 2 HCl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये फास्जीन गैस बनता है। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म जैसे ही क्या होता है वायुमंडल के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, ये क्रिया कर लेता है, और एक जहरीली गैस क्या होता है हमारा, जो फास्जीन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। और उस स्थिति में उस क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जब बहुत सारे उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, जीवों के लिए क्या हो जाता है आपका, वो खतरनाक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उस क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। इसको किस में रखा जाता है, रंगीन बोतल में रखते हैं, रंगीन बोतल में रखा जाता है और अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्यों, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उस क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में और अंधेरे कमरों में इसलिए रखता है या इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सक्रिय होता है। जैसे ही उसको प्रकाश मिलता है, जैसे ही वातावरण के संपर्क में आता है, वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या कर लेता है, आपका फास्जीन जैसे जहरीली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और उस स्थिति में उसका उपयोग क्या करता है, जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए वो क्रिया न करे, है ना, इसलिए उसको अंधेरे कमरे में और रंगीन बोतल में रखा जाता है। रंगीन बोतल में रखने का मतलब होता है कि प्रकाश को जो है अंदर तक वो जाने नहीं देता है, चमक करके ऊपर बाहर भेज देता है ना। तो इसलिए उसको रंगीन बोतल में रखते हैं और अंधेरे कमरे में रखते हैं। और हो सके तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से पूरा जो है आपका भर के रखते हैं, पूरा भर के रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वही जो आपको मैं बताया कि क्लोरोफॉर्म जो होता है उस क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में जो है और अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं। तो वजह यही होता है कि क्लोरोफॉर्म को अंधेरे कमरे में रखेंगे तो लाइट नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि लाइट मिलने पर क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जीन जैसे जो जहरीली गैस होता है उस जहरीली गैस में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है और फिर वो हानिकारक हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको अंधेरे कमरे में रखते हैं। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताया इसको पूछा है, तो इसको अगर आता है क्यों करके, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उसको ये थ्योरी बोलना है और इस समीकरण को चिपका देना है, ठीक है। लेकिन आजकल क्लोरोफॉर्म को जो है फास्जीन में रोकने के लिए आजकल हम क्या करते हैं, 2% उसमें क्या मिला रहे हैं, C2H5OH मिला रहे हैं, एथिल एल्कोहल जिसको बोलते हैं। तो 2% हम क्या करते हैं, जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म भरते हैं उसमें एथिल एल्कोहल के 2% मिला देते हैं, जो उसके जो क्या होता है फास्जीन बनने की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस तरीक़ा से भी रोक करके क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में हो गया। अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया कैसे अभिक्रिया होता है।
और क्लोरोफॉर्म का उपयोग भाई देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म का अगर उपयोग की बात करें तो पहले इसका उपयोग जो होता था वो आपका क्या करने के लिए, ऑपरेशन के दौरान किन्हीं को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था पहले। किसके रूप में भाई? निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में पहले इसका उपयोग किया जाता था। उपयोग किया जाता था जैसे कुछ हमारा ऑपरेशन हुआ करता था तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते थे पहले, लेकिन इसका दुष्प्रभाव को देखें तो फिर इसका उपयोग जो है बंद कर दिया और आजकल अब क्लोरोफॉर्म के जगह ईथर जैसे कुछ निश्चेतक का प्रयोग करते हैं। तो पहले इसका उपयोग करते थे भाई, लेकिन अब उपयोग नहीं करते हैं। लैब में भी इसका उपयोग करते थे, खास करके जो बायोलॉजी लैब जो हुआ करता था उसमें इसका उपयोग करते थे। जो मेंढक होता था उस मेंढक को मान लो सूंघा दो तो मेंढक क्या हो जाता था, बेहोश हो जाता था और उसमें जो भी आपका प्रक्रिया है आपका बायो से रिलेटेड उसको क्या करते थे। अब नहीं करते हैं, सब में बैन हो चुका है ना, अब नहीं करते हैं भाई, बट ये जो है पहले प्रयोग करते थे। क्लोरोफॉर्म का दुष्प्रभाव तो भाई क्लोरोफॉर्म का बहुत सारा दुष्प्रभाव है ना। एक तो अगर क्या करता है क्लोरोफॉर्म जो होता है अगर रखे रहते हैं तो वो फास्जिन गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और उसका उपयोग अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, दुष्प्रभाव आपको पड़ सकता है, आपका मृत्यु हो सकता है। तो ये दुष्प्रभाव इसमें दिया गया है, तो इसको आप बुक से और अच्छे से देख सकते हैं भाई, इतना ही है इसमें। आगे है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप जानते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है CCl4 होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। बनाने की विधि देखेंगे तो CH4 को ही ले सकते हो और 4 दूनी कितना कर देते हैं, 8 क्लोरीन करते हैं और 4 हाइड्रोजन को यहाँ से S के साथ Cl के साथ बाहर कर देते हैं और इस तरीक़ा से कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त करने की विधि में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये कार्बन टेट्रा क्या होता है, हमारा क्लोराइड होता है और ये कार्बन जो टेट्राक्लोराइड होता है वो इस प्रकार से क्या होता है आपका CCl4 के रूप में पाया जाता है और इसका भी बहुत सारा दुष्प्रभाव है ना। जैसे आपका तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट पहुंचता है, उल्टी आता है ना, चक्कर आता है इसके प्रभाव में आ जाने से। तो ये जहरीला पदार्थ होता है। तो ये सब आपका दिया गया है, आप थ्योरी है भी, आप इसको थोड़ा सा बुक से देख कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये इतना ही करते हैं। एक राइमाटीमेन कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, इसका हम लोग नेक्स्ट लेसन में जिक्र करेंगे, बट यहाँ पर आया है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका CCl4 होता है और इस CCl4 अर्थात जो क्लोरोफॉर्म होता है, इस क्लोरोफॉर्म को अगर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक फिनॉल ले लेते हैं और फिनॉल लेने के पश्चात इसको 4KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हमारा पोटेशियम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्साइड लेते हैं, KOH जिसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम कैसा होता है हमारा, पोटेशियम जो है प्लस चार्ज वाला होता है ना। कौन सा चार्ज वाला भाई? ये प्लस चार्ज वाला। और ये क्या होता है, माइनस चार्ज वाला। क्लोरीन कैसा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन 4 है और ये हमारा 1 है, तो इसको भी हम 4 करते हैं और पहले 4 पोटेशियम को है ना और 4 क्लोरीन को क्या कर देते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब बच गया क्या हमारा, 4 हाइड्रोजन बचा है यहाँ। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 2 ने 4 करते हैं और 2 ऑक्सीजन के साथ इसको क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो ये देखो 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन था, 2 2 ने 4 और 4 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन उड़ा दिए। अब बचा क्या है हमारा, जो बचा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। तो ये हो जाता है आपका OH। अब बचा क्या है, कार्बन बचा है, तो ये कार्बन आर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ गया। अब जब आर्थो पोजीशन पर कार्बन जाके जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकालेगा और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है और ये हाइड्रोजन जो निकला है वो वहाँ पर जुड़ जाता है और इस प्रकार से सैलिसिलिक अम्ल क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है, या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्थो हाइड्रोक्सी। आर्थो में क्या है हमारा, ये आर्थो पोजीशन है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जिसको सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या होता है, राइमाटीमेन अभिक्रिया होता है। इसको और आगे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन क्या बोलते हैं इसको, टेट्राक्लोराइड। टेट्रा
टेट्राक्लोराइड, है ना। और इसको क्या बोलते हैं भाई, फिनॉल बोलते हैं, और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो इस प्रकार से रामन टीमन अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है ना। ये सब का देखो दुष्प्रभाव दिया है, उपयोग दिया है। तो दुष्प्रभाव तो मैं बता दिया कि ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं भाई, ठंडकता के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। प्रशीतक में इसका उपयोग करते हैं ना। और ये किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, हमारा प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। उल्टी आता है, चक्कर आता है, तो ये सब चीज़ आपका दुष्प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उपयोग देखते हैं, क्या है कैसा है उसको ज़रा सा हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं, है ना। तो आपके बुक में जो है इसके बारे में बताया गया है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसको हम DDT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DDT, ठीक है, DDT, है ना। ये क्वेश्चन आया भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा टॉपिक क्या है भाई, हमारा DDT है रियल में, ये नहीं है हमारा, रियल में क्या है, D और ये होता है T। DDT, D का मतलब होता है डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल, T का ट्राइक्लोरोएथेन, ये हमारा क्या होता है, हमारा यौगिक होता है। और इस यौगिक को कैसे बनाया जाता है, मैं थोड़ा सा बनाने की विधि के बाद चलते हैं हम लोग। बनाने की विधि, क्या बनाने की विधि भाई, DDT क्या बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो, फिर बोलते हैं डाइफेनिल, और इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो और एथेन। इतना बड़ा तो इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी तो फुल फॉर्म ही पूछता है DDT का, है ना। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनाने की क्या देखेंगे हम लोग, विधि, ठीक है। विधि भी पूछता है ना, उपयोग भी पूछता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ये क्लोरो हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है आपको पता है। एक और मालिक्यूल से ले लेते हैं बेंजीन का, इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का, यहाँ पर H रहता है और यहाँ पर Cl रहता है। अभी जस्ट हम क्लोरल की बात किए थे, इससे पहले क्लोरल का फार्मूला क्या होता है हमारा क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO, ये हमारा क्लोरल का फार्मूला होता है। इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, ये हो जाता है C+O CH और CCl3, इसको मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे करके लिख दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल, इसको क्लोरल कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन। दो अणु ले लिए हम लोग, क्लोरो और इसका नाम क्या होता है आपका, बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं, है ना। आपको कुछ तो नहीं करना है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, दोनों हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, किसके रूप में, वाटर के मालिक्यूल्स के रूप में। तो बचा क्या हमारा, ये आपका यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या बचा है, Cl, यहाँ पर क्या बचा है, Cl। अब देखो ये दोनों किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। तो ये कहाँ से जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ गया, दोनों ये कार्बन, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं बचा है, H2 निकल गया तो कार्बन, और कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, और कितना Cl है ना, CCl3 है ना। तो यहाँ पर एक और C करना पड़ेगा, तो CCl3 है, CCl3, यही आपका क्या होता है, DDT होता है। क्या होता है हमारा, DDT, जिसको डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं भाई यहाँ उसका नाम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, 2 फेनिल है, बेंजीन 2 ठो है तो डाइफेनिल, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एथेन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से DDT हम क्या करते हैं, बनाते हैं, और DDT इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये बनाने की विधि है, क्वेश्चन करता है, तो बनाना है आपको इस प्रकार से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और DDT का बहुत सारा यहाँ पर उपयोग है, जैसे कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग करते हैं, है ना। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर को, टाइफाइड वाहक जो जूहा होता है उसको समाप्त करने में प्रयुक्त किया जाता था पहले,
बट इसका दुष्प्रभाव की वजह से अब इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। पहले करते थे, गांव-गांव में मच्छर मारने के लिए एक स्प्रे आता था जिसको गांव में जाके छिड़का करते थे, वो यही था डीडीटी। बट ये कैसा था कि छिड़क तो देते थे बट वहाँ पर विघटित नहीं होता था, वो वैसा का वैसा क्या रहता था, वहाँ पर स्थायी रूप से बना रहता था, है ना। तो इसलिए वो वातावरण को दूषित करता था, इसलिए जो है अब इसका उपयोग नहीं करते हैं। आजकल इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। किनको? ये जो हमारा डीडीटी होता है इसको। तो फिर भी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या करता है आपको पेपर में पूछता है, तो इसको आपको अच्छा से क्या करना है भाई, देखना है। यही देखना है, ये बनाने की क्या हो गया, विधि हो गया, और ये इसका कुछ क्या हो गया आपका उपयोग है। और दुष्प्रभाव तो इसमें दिया है ना, आजकल प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि वातावरण को दूषित करता है, क्योंकि वातावरण में विघटित नहीं होता है। तो इस तरीक़े से इसको हम बता सकते हैं। आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी इम्पोर्टेंट है भी, और शुरू में हम लोग बात भी किए थे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको सामान्य में क्या बोलते हैं, बीएचसी पाउडर बोलते हैं, बीएचसी पाउडर, है ना। चाटी मार चौक कहा भी जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, बनाने की क्या देखते हैं, विधि। बनाने की हमको देख देते हैं विधि। बनाने की विधि भी पूछता है भाई, ठीक है। तो आपको पहले भी बनाए हैं, ये हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। ये बेंजीन पूरा बन गया। इस बेंजीन को हम क्रिया करा देते हैं क्लोरीन के साथ, है ना। वो भी कितना क्लोरीन लेते हैं, 3 दूनी 6 क्लोरीन लेते हैं, और ये तीनों 6 क्लोरीन को हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं। तो ये बीच में उसका जो स्थिति है ये आपका ख़त्म हो जाता है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक। क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, और क्या बनता है फिर, बन गया डीडीटी। डीडीटी बोलता हूँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या हो जाता है, तुरंत बन जाता है आपका। ऐसा करके थोड़ा सा चपटा हो गया, रुको, ठीक है। तो ये अब सब जगह क्या जोड़ दो, Cl 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 Cl, और ये Cl होता है, इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बोलते हैं, जिसका सामान्य फार्मूला क्या होता है, C6H6Cl6। ये हमारा होता है BHC। ये बीच में कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका अन्य नाम होता है, बहुत सारे इसको नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से, जैसे गैमेक्सेन बोलते हैं, गैमेक्सेन, है ना, गैमेक्सेन बोलते हैं, गैमेक्सेन बोलते हैं। लिंडेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लिंडेन बोलते हैं। 666 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 666। ये 666, है ना। इस प्रकार से और भी नाम है। तो ये 3 नाम गैमेक्सेन, लिंडेन, 666, है ना, चाटी मार पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो ये अन्य नाम से जानते हैं। उपयोग किस में करते हैं भाई, कीटनाशी के रूप में, है ना। कीटनाशी जो आपका होता है, कीटनाशी, है ना, कीड़ों को मारने के लिए, छोटे छोटे चींटियों को मारने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कीटनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या करता है, पेपर में पूछता है। तो बनाने की विधि होगा, तो बेंजीन में क्लोरीन के साथ क्रिया करा दो, बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, BHC कहते हैं। और उसका उपयोग कीटनाशी, ज़्यादातर जो घर में हम लोग चौक रखते हैं ना, चाटी जिसमें अंदर ना आए, तो वो BHC होता है। तो इस तरीक़े से इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। और एक वेस्ट्रॉन दिया है, वेस्ट्रॉल दिया है, ये आपका एक बोल सकते हैं एक यौगिक है जिसका प्रयोग धुलाई में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और ये बनाने की अगर हम विधि की बात करें, बनाने की जो क्या होता है, हमारा जो विधि होता है, इसकी बात करें तो हम लेते हैं CHCl2, ये हो गया। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, CHCl2, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राक्लोरोएथिलीन बोल सकते हैं। नाम क्या होता है हमारा, टेट्राक्लोरो, 4 है तो हमारा टेट्राक्लोरो, और 2 कार्बन है हमारा एथिलीन, है ना, एथिलीन बोल सकते हैं, टेट्राक्लोरोएथिलीन। C2H2 है, तो टेट्राक्लोरो हम लोग टेट्राक्लोरोएथेन बोलते हैं, किसी नाम में तो ज़्यादा अच्छा है ना, टेट्राक्लोरोएथेन बोलते हैं, टेट्राक्लोरोएथेन बोल देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसको जब हम क्या करते हैं, आगे क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से आपका एक HCl क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से H, और यहाँ से H और एक Cl निकाल देते हैं। तो हमने क्या निकाल दिया, HCl। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारा, ये इसको लिखेंगे तो H,
और ये हो जाता है C। एक Cl ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं C, और उसके बाद क्या करते हैं एक Cl, और इधर हम क्या कर देते हैं Cl। तो ये हमारा जो होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन कहा जाता है, वेस्ट्रॉन कहते हैं या कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, वेस्ट्रॉन को बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, धुलाई में क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसी में उपयोग करते हैं भाई, ड्राई क्लीनिंग जो उससे बोलते हैं, उसमें इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसी को एक और ऐसे ही बना सकते हैं, जिसमें एक और हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस ना करके यहाँ पर एक और होता है HCl, और अगर हम क्या करें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दें और एक Cl कर दें तो ये वेस्ट्रॉल। तो ये सब चीज़ का उपयोग क्या किया जाता है, आपका धुलाई में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीक़े से कुछ छोटी छोटी बातें था जो आपका क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया, और रिलेशन भी क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया भाई। तो इस तरीक़ा से हेलो एल्केन और हेलो एरिन को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज क्लास ख़त्म हो गया और लेसन भी ख़त्म।